चलिए नेक्स्ट सम, एक सम है ऐसा। क्वेश्चन नंबर अरे यार, जस्ट चेक एक बार, बाद में निकलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पर। क्वेश्चन 45, वन मोर क्वेश्चन ऑन री इन्वेस्टमेंट। चलिए, सो ऑरेंज परचेज 200 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन म्यूचुअल फंड एट 45। ठीक है, यही है ना, बट ऑरेंज है। ओके, in 2010 he received 1 as dividend and capital gains as 2. क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रिटर्न फॉर अ पीरियड assuming 1 year was 48, and then calculate the return for a period assuming NAV was 48 but all the dividends and capital gains were reinvested at an average price of 46. क्वेश्चन कहता है करके बताओ। चलो कर सकते हो, स्टार्ट प्लीज। ए बिट, what is the amount that you had invested? So 200 units into 45, 9,000. Dividend and CG, 1 plus 2 into 200 units, 600 rupees. And redemption amount, 200 units into 48, 9,600. Therefore, return. Tell me how much. 13.33. Okay. B bit. Dividend and CG received will fetch us how many units? 600 रुपए upon 46. Okay. So total units with us, 200 plus 13.0435, 213.0435 units. In that case, my redemption amount will be 213.0435 into 48. Yes, ma'am. 200 and so return percentage 10226.08 minus 9,000 upon 9,000 into 100, 13.6. ओके, 13.62 कर लीजिए।
बना लीजिए। डन, पक्का। अभी आपको मैंने कल एक चीज बोली थी कि मैं यहाँ पर शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकता हूँ, याद है वो कल मैंने आपको बताया था। यस, क्लोजिंग एनएवी एक बार देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लोजिंग एनएवी क्या है? 48। ओपनिंग एनएवी क्या है? 45। मुझे डिविडेंड्स और ये सब कितना मिला है? 3 रुपए। 45 इन 200। यस और नो? पर आपको समझ में आया मैं वो क्यों बोल रहा था कल? अब क्योंकि ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के चक्कर में वैसे भी आपको क्या करना पड़ता है, फिर कितना डिविडेंड मिला, फिर कौन से यूनिट्स पे फेच हुआ, फिर एग्जिस्टिंग यूनिट्स में उसको ऐड करके रिडेम्पशन अमाउंट निकालो। तो अपने को पहले से वो लर्न हो जाता। तो बिल्कुल वो चक्कर में गिरना नहीं, इसलिए मैंने आपको कल वो बताया और आज फिर बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ कि मत कीजिए ऐसा, अच्छा है, मस्त चल रहा है, बराबर है। अच्छा, दूसरा मुझे इसमें एक और एक चीज पूछना है। जब मैं ऐसे 2 सम 3 सम कराता हूँ, जब हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में ऐसा आता है कि सॉल्व एक क्वेश्चन और फिर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का। तो एक बार एक गर्ल ने मेरे को आके पूछा कि सर क्या ऐसा जरूरी है कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का आंसर हमेशा ग्रोथ से ज्यादा ही होगा? क्योंकि जितने भी सम हमने क्लास में करें, अगर आप देखेंगे बी बिट का परसेंटेज इज हायर एज कंपेयर टू ए बिट, और जितने भी सम आज तक आए हैं सब में ही बी बिट का परसेंटेज ए बिट के परसेंटेज से ज्यादा है। तो क्या ये ऐसा जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका डिविडेंड और सीजी है वो कौन से एनएवी पे री इन्वेस्ट हुआ है। वो क्वेश्चन में वैसी एनएवी दे रहे हैं और आपका जो क्लोजिंग एनएवी होता है वो उससे ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा रिटर्न बन रहा है। बट जिस दिन ऐसा होगा कि आपने जो एनएवी पे री इन्वेस्ट किया उससे कम एनएवी क्लोजिंग पे आ रही है, तो आपका बैंड बचेगा और वहां पे रिटर्न परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये भी आप नोट कर लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज या आंसर हमेशा एबिट से ज्यादा रहेगा। बाद में आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम में ऐसा हुआ कि मेरा एबिट का 13 है और सीधा बीबिट का 7% हो गया, मेरा ही कुछ गड़बड़। क्योंकि सबकॉन्शियसली यहाँ से लेकर आपकी फाइनल एग्जाम तक आप बहुत बार ऐसे सम करने वाले हो, और हमेशा से ही डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का जो आंसर है वो बेस के सिनेरियो से ज्यादा ही रहने वाला है। ठीक है, श्योर अबाउट दिस? ओके ओके, सो वो वाले सम्स खत्म हो गए। ओके, नाउ एक वो क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में आप बिलीव नहीं करेंगे 15 से 17 बार आ चुका है, 15 to 17 टाइम्स। पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या हो गया, बट हो गया कुछ तो। प्लीज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ये मैंने भले ही लिखा है ऐसा सजेस्टेड ये 2 3, बट ये 15 से 17 बार एग्जाम में आया है मैम। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको, हाँ प्लीज, ये मैं नीचे जो लिखता हूँ ये वो हमारे इस पे आप भरोसा ना करें। ये हमको जब समय मिलता है हम अपडेट करते हैं, बट मुझे मालूम होता है, मेरी आत्मा को पता है कितनी बार आया। ये बुक में क्या है ऐसे लिखते रहते हैं, हमारा बहुत बड़ा टीम है तो समय ही नहीं मिलता इनको अपडेट करने का। बट ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो आइए क्या है देखते हैं। ए हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड ए बी सी का डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, एनएवी एट एंट्री डेट दिया है, डिविडेंड रिसीव दिया है, एनएवी एट क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पर आपको बोल दिया व्हाट इज द इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस in respect of each of the 3 schemes. Can you please underline this part? Please, please, Karuna, please. Effective yield on per annum basis. Effective yield on per annum basis. This is very important. इसके वजह से ही सब कार्यक्रम हो रहा है। Okay, now I hope you would have done your time value of money chapter in CA Foundation, and whenever we use the word effective or per annum, I hope you understand annualized सब calculate करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और अगर आप देखेंगे एवरीबडी, अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट ये डेट को करी है, कॉमन सेंस हमारा क्लोजिंग तो कंफर्म है, लेकिन अगर ये डेट को इन्वेस्टमेंट करी है तो कितने महीना ये इन्वेस्टमेंट चला? कितने? 4।
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं अगर बाजू में म्यूचुअल फंड बी की बात करूं तो कितना महीना चला? 3 महीने। और अगर मैं म्यूचुअल फंड सी की बात करूं तो 1 ही महीना चला है। क्लियर है? पक्का है? अब इसको सॉल्व कैसे करना है? मैं म्यूचुअल फंड ए का करूंगा, मुझे पता है आपको बी और सी का करना है। तो म्यूचुअल फंड ए, एवरीबडी विल फोकस। मेरे को बताइए, क्या हमें पता है क्या हमारी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। अब अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे एंट्री डेट का एनएवी भी देके रखा है, उससे मैं ये निकाल सकता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, राइट? यस, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइड बाय 10.5। बताइए, 9, इतने यूनिट्स है। और एक बार यूनिट्स आ गए तो मैं रिडेम्पशन अमाउंट भी निकाल सकता हूं। 4761.905 इनटू मेरा क्लोजिंग एनएवी 10.4 है। बताइए, 49,523,8 ये मेरा रिडेम्पशन अमाउंट है। और इसके बीच में मेरे को डिविडेंड भी आया हुआ है। अच्छी बात यह है भगवान का करके रखा है उन्होंने। तो अब मुझे डायरेक्ट क्या करना है? रिटर्न कैलकुलेट करना। अब रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा? रिडेम्पशन अमाउंट माइनस क्या? 50,000 इन्वेस्टेड अमाउंट अपॉन 50,000 प्लस 950 इंटू 100 कितना आ रहा है? 0.94 समथिंग समथिंग समथिंग। अभी सुनो, ये जो फॉर्मूला है आप इसको आपके कॉन्सेप्ट बुक में बाद में लिख लेना। ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ना ऐसा, इसको हम कब से क्या बोल रहे हैं? रिटर्न रिटर्न रिटर्न। बट यू नो देयर आर टू इनविजिबल वर्ड्स व्हिच आर देयर इसके पहले, एंड दैट इज HP रिटर्न। नाउ व्हाट इज HP रिटर्न? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो आप जब डेट्स को कंसिडर ही नहीं करते हो और आप क्या करते हो? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपॉन ओपनिंग प्लस डिविडेंड सीजी इनटू 100। तो यू आर कैलकुलेटिंग होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जो है वो है, एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं रिटर्न बता रहा हूं। जो आपने मुझे अभी कुछ बोला 0.94 समथिंग 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 ऐसा कुछ तो बोला ना आप। लेकिन अगर आप यही फॉर्मूला में, बड़ी मैं अलग पेन से कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, अगर आपने यही फॉर्मूला में आगे ऐसा कर दिया, इनटू 12 डिवाइड बाय कितने महीने का इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस HPR को, इस होल्डिंग पीरियड रिटर्न को एनुअलाइज रिटर्न में कन्वर्ट कर दोगे। मुझे आपको 3 रिटर्न सिखाने इस चैप्टर में। HPR दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न, एंड CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सुना होगा आपने, कभी किया भी होगा, ऐसा थोड़ी है, झूठ मत बोलो। तो इंटू 12 अपॉन एन, यहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। बड़ी अगर डेज होता तो मैं इंटू 12 अपॉन डेज करता क्या? इंटू 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, जितने भी डेज के लिए। तो इंटू 12 अपॉन एन, इन दिस केस आई शुड टेक 4। नाउ कैन यू टेल मी द रिटर्न परसेंटेज? चलेगा ऐसा? 2.843% बराबर है। लेकिन वो मैंने जानबूझ से रेड में किया है, आपको भी वैसा करना है। कहीं पर ऐसा लिखना है कि ये जो इतना पार्ट है ना, तो वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। लेकिन उसके बाद आप जब इंटू 12 अपॉन पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो हम उसको फिर एनुअलाइज रिटर्न बोलकर सॉल्व करेंगे। ये क्यों करना है मैंने यहाँ पर ऊपर ही बताया आपको। उन्होंने इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस पूछा है और इसीलिए हम ये कर रहे हैं। 2 मिनट रुक जाइए ना प्लीज, मुझे करना है ये, आप मत कीजिए। अब मेरे को बताइए बी का भी मेरे को करने का है, जरा बी का मैं करता हूं। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताइए। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। आप मुझे हेल्प कीजिए बस। नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000। सो रिडेम्पशन अमाउंट विल बी 10,000 यूनिट्स इंटू 10.1। आपने बोला 1,01,000। ओके। और कुछ डिविडेंड वगैरह मिला है क्या? 1,500 रुपए। तो अगर अब मैं इसका रिटर्न
कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो 1,01,000 माइनस 1,00,000 अपॉन 1,00,000 प्लस 1,500 इंटू 100। बताइए 10% आपने इंटू 12/9 कर दिया क्या? ठीक, ओके, मैं कर रहा था, मेरा पोपट कर दिया आपने। 12/3, ठीक है, बता दो कितना आ रहा है? 10%, 10% आ रहा है, मतलब 12/3 कर कर फाइनल आंसर 10% है, बरोबर है। अब म्यूचुअल फंड सी की बात करते हैं। आप ही बताइए कि म्यूचुअल फंड सी में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ मैं कर रहा हूं बार बार 3 बार कर रहा हूं तो कुछ तो होगा, पागल नहीं हूं मैं। नंबर ऑफ यूनिट्स बताइए कितने है? डिवाइड बाय 10, ओके मैम, 5,000 बराबर ना। और रिडेम्पशन अमाउंट 5,000 इंटू 9.8, 49,000। सर डिविडेंड वगैरह नहीं है। अब इधर जब मैं रिटर्न कैलकुलेट करता हूं, प्लीज वो 12 डिवाइड मत करना। 49,000 माइनस 50,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, बताइए। अब क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे कि 15-16 बार ये क्यों पूछा जाता है। जैसे ही माइनस परसेंट आता है ना, स्टूडेंट थोड़ा सा एक दो हार्ट बीट आ जाती बाहर कि अरे कुछ तो हुआ मेरे साथ, मेरे साथ कुछ हो रहा है, शायद मैं अगली बार आने वाला हूँ, क्योंकि माइनस कभी हुआ नहीं है। अब सुन लीजिए ना, -2% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो बताता हूँ कितना माइनस है, मुझे ही पता है। तो -2, -10, -20, -30% भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अब सुनिए, ये कितने महीने की इन्वेस्टमेंट है? 1 मंथ। मैं आपको ये तक कह रहा हूं, अब जब आप इसको इंटू 12/1 करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा -24%। और -24% ही सही आंसर है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों को लगता है माइनस है ना, अभी क्या उसको क्यों 12 करना है, अभी वही बराबर है। अरे नहीं, अरे आपको करना है 12/1 और आपका आंसर आएगा -24%। तो मुझे इससे एक चीज बतानी है, आप अपने कॉन्सेप्ट बुक में लिख सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनुअलाइज करना है। एनुअलाइज किसको करना है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न को करना है। कैसे करना है? इंटू 12 डिवाइड बाय मंथ्स, इंटू 365 डिवाइड बाय, इंटू 52 डिवाइड बाय वीक्स, जैसा आपको सही लगे। ओके, चलिए बना लीजिए प्लीज। यहाँ पर आपके सामने म्यूचुअल फंड ए और ये म्यूचुअल फंड बी का डिटेल्स है, कर लीजिए प्लीज।
बढ़े आगे एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई जस्ट होप मैं जो जो बोल रहा हूँ तुम लोग नोट कर रहे हो, बाद में बहुत तकलीफ हो जाएगी। कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आप देख सकते हैं, 2-4 बार आ चुका है, आरटीपी में बहुत बार आ चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए अब सबसे पहले ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। अ म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग असेट्स अंडर इट्स बिजनेस। तो 1 फरवरी का क्लोजिंग मार्केट प्राइस दिया है और 2 फरवरी का भी आपको क्लोजिंग मार्केट प्राइस दिया है। नंबर ऑफ यूनिट्स 6 lakhs और आपको बोला गया है पहले तो आप एनएवी निकालिए, फिर कुछ इंफॉर्मेशन है। तो जैसे मिस्टर ए बोलकर एक व्यक्ति है, उसने 30 lakhs का चेक दिया म्यूचुअल फंड को और फंड मैनेजर ने उसी पैसों से 8,000 शेयर्स एम लिमिटेड के लिए, और बैलेंस पैसा अभी भी बैंक में है। ऐसे केस में म्यूचुअल फंड की क्या स्थिति होगी, और फिर आप हमें 2 फरवरी को ये न्यू एनएवी निकाल कर दे सकते हैं क्या, वो आपको ये पूछ रहा है। अब मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल ये है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग ऐसा डाउट पूछते हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका डाउट क्लियर करूं कि क्या अगर म्यूचुअल फंड एक है जो बहुत यूनिट्स बेच पा रहा है, तो क्या उससे एनएवी बढ़ती है कि घटती है, ऐसा होता है कि नहीं होता। दो म्यूचुअल फंड्स है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, और दोनों एक एक स्कीम चला रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एचडीएफसी एग्जाम्पल है ये पूरा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का स्कीम बहुत चल रहा है और बहुत लोग उसके यूनिट्स खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। तो क्या ऐसे समय में एचडीएफसी का एनएवी बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा कि गिरेगा? आप बताइए, मैं तो जो आप बोलेंगे मैं उसके साथ हूं। बताइए क्या लगता है आपको, अगर कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम के बहुत यूनिट्स बेचे जा रहे हैं, लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उसका एनएवी बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा? डिपेंड, डिप्लोमेटिक, यस, डिपेंड करेगा। तो फिर आपने तो वो बोला कि वो कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कैसे करेगी। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन मेरा इतना है, वो ऐसा हो गया थ्योरी ऑफ डिमांड में मैं बोल रहा हूँ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ओनली वन फैक्टर इज चेंजिंग एंड दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर बीन परचेज्ड और सोल्ड। बाकी सब चीजों को नहीं पकड़ना है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में रोज करोड़ों यूनिट्स लोग खरीद रहे हैं, उसकी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, तो क्या वो स्कीम का एनएवी उस फैक्टर से बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट। कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं तू ही बता आप। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। ये सब एक एग्जांपल है। सो एचडीएफसी है, 100 crores यूनिट्स है और 10 रुपीज एनएवी है, तो उनको कितने पैसे मिलेंगे? 1 लाख करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ मिलेंगे, बराबर। अब फर्स्ट डे लेट अस अज्यूम दैट दे हैव नॉट इन्वेस्टेड एनीवेयर, किधर भी इन्वेस्ट नहीं किया सर उन्होंने, कैश इन हैंड का कैश इन हैंड पड़ा है। तो मेरे को बताइए एनएवी क्या रहेगी? हमारा फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। 1000 करोड़ डिवाइड बाय 100 crore यूनिट्स, 10 रुपीज। सही है ना एवरीबॉडी? एक एग्जांपल लेंगे। सो मैम अचानक से ये दिन डे 1 के शाम में 1 करोड़ यूनिट्स खरीदने एचडीएफसी में चले गए और उन्होंने कहा मैंने देखा आपका एनएवी 10 रुपया चल रहा है, मुझे 1 करोड़ यूनिट चाहिए। तो म्यूचुअल फंड वाले ने बोला मैम एनएवी 10 रुपया चल रहा है, आपको 1 करोड़ यूनिट चाहिए, आप हमें 10 करोड़ रुपए देंगे। मैम ने लिखा 10 करोड़ रुपए दे दिए, और म्यूचुअल फंड वाले ने 1 करोड़ यूनिट्स दे दिए आपको। तो थोड़ा सोचिए, अब मैं एनएवी अगर कैलकुलेट करूं तो क्या एनएवी रहेगी? अब अगर मैं एनएवी कैलकुलेट करूं तो एनएवी क्या रहेगी? बताइए, मेरा मार्केट वैल्यू क्या रहेगा?
मेरा मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, कौन बताएगा मेरा मार्केट वैल्यू क्या रहेगा? 1000 करोड़ प्लस 10 करोड़, बिकॉज अब म्यूचुअल फंड के पास 10 करोड़ और कैश आ गया है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि मैंने आपको 1 करोड़ यूनिट्स ही दिए हैं, तो पहले 100 करोड़ थे, अब 1 करोड़ होगा तो 101 हो जाएगा। बड़ा घबराया घबराया लग रहा हूं मैं। तो यहां पर मुझे बताइए एनएवी क्या रहेगी? सेम, बताइए सबको समझा? एवरीबडी पक्का? हमारे ये भाई है, इनके पास 20 करोड़ यूनिट्स थे। कितने? 20 करोड़ यूनिट्स। मैम किसको बोलते हैं 20 करोड़ यूनिट्स? इसने म्यूचुअल फंड में फोन किया, अपने को पैसा चाहिए, क्या भाव चल रहा है, 10 रुपया, निकालो। तो 200 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड को देने पड़ेंगे। फिर से बात समझ में आ रही है? तो फिर से एनएवी कैलकुलेट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड के पास 200 करोड़ कैश कम हो जाएगा, तो न्यूमरेटर से मैंने 200 करोड़ कम कर दिए, और 20 करोड़ यूनिट्स अब रिडीम हो गए। सो द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर आउटस्टैंडिंग इज ओनली दिस मच। प्लीज कैलकुलेट। ओके, तो कल से कोई भी ऐसी आपके सामने कोई भी तरह का बकवास करे कि म्यूचुअल फंड बहुत चल रहा, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे, ऐसे ही एनएवी बढ़ जाएगा, उसको बोलना। प्लीज कंटिन्यू। बताइए इससे कोई फर्क गिरता है क्या? नहीं। फर्क किससे गिरता है? म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस से। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस से, वो कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, उससे ही एनएवी हिलता है। जस्ट बिकॉज के उसमें लोग कूद रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे लगा रहे हैं, उसका एनएवी नहीं बढ़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली, नाम तो नहीं लूंगा मैं क्योंकि मुझे इस वीडियो को कहीं ना कहीं यूज करना है, ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका आज AUM, व्हाट इज AUM? असेट्स अंडर मैनेजमेंट, हर स्कीम एक दूसरे के साथ कंपीट करता है, क्या बोलकर? AUM बोलकर। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो और वो आपको बोलता है कि ये वाली स्कीम में लगाओ सर बहुत अच्छा है, वन ऑफ द फैक्टर दैट वो क्या बोलेगा, आपको मालूम है ये स्कीम का AUM क्या है? 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ का मतलब है इतना पैसा इस स्कीम में लोगों ने लगाया है, ये स्कीम के मैनेजर्स इतना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं। 70,000 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी, उसको बोलते हैं AUM। बात समझ में आ रहा है? असेट्स अंडर मैनेजमेंट। बोलो ना बड़ी, सबको समझ में आ रहा है? तो 70,000 करोड़ रुपए अगर लगाया है किसी स्कीम में, और एक ऐसी स्कीम है जिसमें सिर्फ 5,000 करोड़ लगाया है, आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि 70,000 करोड़ का AUM है, स्वाभाविक सी बात है। मुझे बताइए, आप भी जब YouTube पे कोई वीडियो देखते हो, जिस वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं हम उधर ही कूदते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसे ही जब मैं भी कोई स्कीम्स को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, बहुत बार मैंने देखना चाहिए वो फंड मैनेजर कौन है। हो सकता है वो नया फंड मैनेजर है जिसका अभी AUM 5,000 करोड़ ही है, मतलब उस स्कीम में जो लगाया है लोगों ने पैसा वो बहुत कम है, बट मैनेज करने वाला बहुत अच्छा इंसान है। हम नहीं देखते, हम क्या बोलते हैं, कौन सा स्कीम में 80,000 करोड़ है, 90,000 करोड़ है, अब इतने लोग इसमें लगा रहे हैं तो सब तो इड़े नहीं होंगे, चलो हम भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा कितनी बार हो गया है, बिलीव नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड ने पैसे लेने से मना कर दिया। टाइम इन के लिए म्यूचुअल फंड ने यूनिट्स देना सस्पेंड कर दिया। बताइए, मतलब ऐसा हो रहा है कि म्यूचुअल फंड के घर आए लक्ष्मी आ रही है कि भाई हमको आपकी यूनिट्स चाहिए, म्यूचुअल फंड बोलता है नहीं देने का। क्यों नहीं देने का, सोचिए थोड़ा सा, क्यों नहीं देना है उनको? क्यों नहीं देना है? क्योंकि म्यूचुअल फंड को पता है कि आज स्टॉक मार्केट इतना ऊपर आ गया है, इतना ऊपर आ गया है कि तुम तो मुझे पैसे दे दोगे, लेकिन आप जैसे ही पैसे देंगे आपकी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाएगी रिटर्न्स की। और मुझे मालूम है मार्केट इतना पीक पे है, आज मेरे को 10,000 करोड़ आ भी गया ना, आई डोंट फाइंड एनी सुटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मेरे को मालूम ही नहीं है किधर लगाने का है पैसा, दिख ही नहीं रहा है मेरे को, सब चीजें क्या दिख रही है, ओवर वैल्यूड दिख रही है मुझे। तो जबरदस्ती कोई पैसा दे रहा है तो ले लेने का, और कुछ भी भाव पे खरीदने का, और फिर जब सब नीचे जाएगा तो अपना एनएवी क्या खतरनाक लेवल पे नीचे जाने वाला है।
और फिर जो बदनामी होती है म्यूचुअल फंड की, फंड मैनेजर की, कि ये स्कीम कितना गंदा है, इसने मेरे बहुत पैसे चले गए। ऐसे ब्लू चिप अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स समय समय पर बोल देती है कि अब हम पैसे नहीं लेंगे, टाइम इनके लिए बंद है, आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। ऐसे भी ढूंढने के ऐसे कौन है? बात समझ में आ रही है? पक्का? एवरीबडी? नाउ, सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, एवरीबडी 2 मिनट के लिए मैंने आपको ये पॉइंट आपने भी कहीं नोट कर लिया होगा कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इशू और रिडेम्पशन से एनएवी नहीं बढ़ती, एनएवी बढ़ती है तो दिमाग लगाने से, इन्वेस्टमेंट से। जस्ट बिकॉज कि आपने ये म्यूचुअल फंड के ज्यादा यूनिट्स बेचे या बिक रहे हैं या रिडीम हो रहे हैं, उससे एनएवी के परफॉर्मेंस में कोई भी तरह का चेंज नहीं आता है। मैंने ये आपको बता दिया। अब थोड़ा सा समझिए इस प्रश्न को जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, एवरीबॉडी विल बी फोकसिंग यहाँ पर। तो इस म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं कि कंपनी, ये जो म्यूचुअल फंड है, 4 अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स भी है और आपके पास 1 फरवरी का मार्केट प्राइस भी है। ऐसा सेम क्वेश्चन कल मैंने सेकंड क्वेश्चन किया था, जहां पर आपने सबने क्या किया था, कौन बताएगा? मल्टीप्लाई कर दिया था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। क्या आप मेरे को सब लोग अपने कैलसीज पे करके बता सकते हैं? NAV as on 1st Feb, market value of assets, market value of liabilities, divide by number of outstanding units. Yes buddy, total market value बताइए। 4,73,00,000, आपने बोला 2,000, बराबर है। इतना टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। सब लोगों का यही आ रहा है क्या? डिवाइड बाय कितने यूनिट्स हैं आपके पास? 6 लाख। डब्बे के नीचे लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। बताइए, व्हाट इज द एनएवी? 83। ठीक, ये आपकी एनएवी थी। कितना सही समझ रहा है कोई? ऐसा कि बाप रे काय झालं कळलंच नहीं, नहीं। 78.8367 आपकी एनएवी है। ये एनएवी कौन से डे की है मैम? 1 फरवरी की ये एनएवी है। शाम का समय था। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मेरा कुछ पर्सनल नहीं बता रहा हूँ। शाम में एक मिस्टर ए म्यूचुअल फंड में आता है और कहता है ये लीजिए 30 लाख रुपीस, ये लीजिए 30 लाख रुपीस, और मुझे क्या चाहिए? यूनिट्स चाहिए। आप भी समझ गए होंगे अब क्या होने वाला है। बताइए म्यूचुअल फंड वाले क्या करेंगे? उसको यूनिट्स देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। सो नंबर ऑफ यूनिट्स fund will issue will be how much? 30 lakhs divided by 78.8367, 38,053,34 यूनिट्स। इतने यूनिट्स मिस्टर ए को मिलेंगे। बताइए सही है क्या? एक हाथ ले एक हाथ दे। आपने जैसे ही 30 लाख का चेक दिया, म्यूचुअल फंड ने उसको बराबर एनएवी से कैलकुलेट कर कर इतने यूनिट्स दे दिए। ये चैप्टर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव है, म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव है? म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव है। तो तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अब म्यूचुअल फंड के कितने आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, पहले से 6 लाख थे और मैंने आज और इशू किए। यस बडी, 6,38,053.343 यूनिट्स। इतने यूनिट्स अब म्यूचुअल फंड के आउटस्टैंडिंग है। सर एकदम बराबर है, क्लियर है, सच्ची बराबर है मैम। लेकिन जब 2 तारीख की सुबह हुई तो क्वेश्चन में कहा गया है फंड मैनेजर ने उसी 30 लाख रुपए से क्या कर दिया? कंपनी एम के 8,000 शेयर्स ले लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। 8,000 शेयर्स जब ले लिए हैं तो हम एम का परचेज प्राइस 312.4 कहेंगे, बिकॉज ये 1 फेब का व्यवहार है, 2 फेब का तो वो क्लोजिंग है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो पहली बात, अब मेरे पास
एम लिमिटेड के कितने शेयर्स हो जाएंगे? 38,000। बहुत बढ़िया। म्यूचुअल फंड के पास पहले से 30,000 थे और अब और 8,000 हो गए। यस और नो? एक मिनट सब लोग देखते रहना यहां पर। सो म्यूचुअल फंड परचेस्ड 8,000 shares of M Limited, resulting into an outflow of 8,000 into 312.4. That comes to बरोबर 24,99,200 रुपीस। यस और नो? आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने सारे बच्चे मैं इतने समय से सिखा रहा हूँ, यहाँ तक सब सही से कर लेते हैं। टेस्ट की बारी आती है, एग्जाम की बारी आती है, एक चीज आप भी भूल गए होंगे शायद इस प्रश्न में, इसीलिए अब हमें क्लोजिंग कैश इन हैंड भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज पूरे पैसे लगे नहीं हैं। चेक आया था 30 लाख का, इन्वेस्टमेंट हुई है सिर्फ 24,99,000 की। देयरफॉर कैश इन हैंड विथ म्यूचुअल फंड 30 lakhs minus 24,99,200, बताइए कितना? 5,08,000। ओके, इतना कैश इन हैंड म्यूचुअल फंड वालों के पास है। बस आपको समझ गया आ गया मैं क्यों निकाल रहा हूं? बिकॉज जब मैं 2 फरवरी का न्यूमरेटर निकालूंगा, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं रहेगी, प्लस ये कैश इन हैंड भी रहेगा। बराबर है? तो इधर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एवरीबॉडी यहां पर ही फोकस कीजिए। कंपनी के नाम बताएंगे आप मुझे? LMNP। और अब अगर मैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स पूछूं तो अब L का कितना बताओगे और M का? आपको ये समझ गया ना? मुझे जानबूझ से ऐसा करना पड़ेगा। N का और P का? टेल मी व्हाट इज द मार्केट प्राइस? 20 पॉइंट। हाँ हाँ हाँ। ओके, सो कैन यू जस्ट on your calcs directly do the multiplication of all four and tell me what is the market value? मुझे डायरेक्ट मार्केट वैल्यू चाहिए बड़ी। ना बोल रहे हो? $86,000 फ्लैट। सर आप भी चेक कीजिए एक बार। 5,19,86,000 प्लस बड़ी, यस, कैश इन हैंड। अपना कैश इन हैंड कितना था? दैट कम्स टू हाउ मच? बरोबर, एक मिनट देखते रहिए। therefore NAV will be 524,86,000 divided by how many units? You remember 6,38,053.43। बताइए 82 पॉइंट। दैट इज योर NAV। यस और नो? February 1 को प्लीज जरा बोर्ड पर देखिए, व्हाट वाज द NAV? 78। और अगले दिन क्या चढ़ गया? 82। 4 से चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? इज दिस बिकॉज समवन केम एंड गेव मी 30 लाख रुपीस? नहीं, बिकॉज आप देख सकते हैं एम लिमिटेड के ही मैंने 8,000 शेयर्स खरीदे और वो ही एक दिन में 312 से किधर चढ़ गया? 360 पे। तो उसका एक बहुत मेजर और बड़ा इंपैक्ट बैठ रहा है, इसीलिए मे बी NAV जो है वो इतनी बढ़ गई। क्लियर है सबको? बिल्कुल कोई प्रेशर, कोई टेंशन?
इसमें मैं आपको बोलता हूँ स्टूडेंट क्या क्या भूल जाता है। एक, कैश इन हैंड भूल जाता है लेना। नंबर 2, ये जो हमने शेयर्स खरीदे हैं 8000 शेयर्स, हमने कौन सी वैल्यू पे खरीदे? 312.4 पर। वो क्या कंसिडर करता है? 360 पर। देन अगेन इट विल बी अ बिग ट्रबल फॉर यू। फिर बहुत बार ऐसा भी हो जाता है क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज दी जाती है, आप कैलकुलेट करते हो वो वाली वैल्यू से और फिर नेगेटिव कैश आ जाती है। फिर बोलते हैं ये कहाँ से हुआ, 30 लाख के ऊपर जा रहा है, फिर कहीं तो कुछ हुआ है। फिर आपको तो मालूम है फाइनल है, फिर इंसान 3 साल का आर्टिकलशिप कर चुका है तो फेंकता भी खतरनाक है, देयर मस्ट बी सम बैंक ओडी, फिर लाइबिलिटीज, और फिर एग्जामिनर बोलता बेटा बहुत अंदर चल गया तू। तो इतना कुछ करना ही नहीं है, जैसा है वैसा है। श्योर अबाउट दिस? चलिए बना लीजिए प्लीज।
चलो आ रहा है क्या बड़ी? $82,2608 NAV 2 February। बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन, बहुत बार। बढ़ू आगे। डन। चलिए क्विकली क्वेश्चन 22, अ स्मॉल क्वेश्चन। और इसके आगे ऐसा है, क्वेश्चन के आगे। चलिए करें। सो म्यूचुअल फंड का ओपनिंग एनएवी अगर 20 है और आपको इनकम और कैपिटल गेन्स दिया हुआ है और क्लोजिंग एनएवी अगर 20.06 है, तो क्वेश्चन कहता है कि आप हमें मंथली और एनुअलाइज रिटर्न दे सकते हैं? कर सकते हैं बडी। तो हमारा जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न होगा वो तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विच इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपॉन ओपनिंग प्लस डिविडेंड प्लस सीजी into 100. Can you tell me? 0.63%. But when I say that I want annualize, but बड़ी ये जो रिटर्न है वो क्या है, कितने महीने का है? तो कॉमन सेंस से 1 मंथ का है, क्योंकि बार बार ऐसा बोला है एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, 0.6375 को 7.65% आपका एनुअलाइज रिटर्न रहेगा। बढ़ जाओ आगे। बताइए। सो the unit price of an ELSS is 10 rupees. The public offer price and the redemption price is given. क्या ये देखकर you can find what is the entry load and exit load? ये ऐसा कल क्वेश्चन किया था हमने। चलो, so we have this formula where purchase price is equals to NAV 1 plus entry load। अब परचेज प्राइस पता है आपको 10.204 और आपको एनएवी भी पता है, सो आपको सिर्फ निकालना है एंट्री लोड। बोलिए। 2.04%।
redemption price is equals to NAV 1 minus exit load 9.8 1 minus exit load. Therefore, exit load is equals to 2%. 2% कर लीजिए. Easy. चलिए, लेट अस स्टार्ट. आगे 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 कौन सा क्वेश्चन? अरे वाह, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा क्वेश्चन. मेरे को क्वेश्चन नंबर 19 में अब आपको सिखाना है CAGR. तो अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाजू में लिख सकते हैं CAGR कॉन्सेप्ट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. अब ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होता है? सबको याद है बचपन से अब तक वो कैलसी पे 12 बार रूट का साइन दबाने वाला टेक्निक. बस वो वाले टेक्निक पे काम होता है. 2 मिनट में सॉल्व करने से पहले खुद बताता हूँ. देखो, तो समझो अगर ऐसा होता है, हम इसको इक्वेशन हमेशा कैसे बनाना है. अगर मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट किए, मुझे नहीं मालूम है क्या रिटर्न बनेगा, बट हाँ ये जरूर है 5 साल बाद वो अगर 25 होता है तो मेरा CAGR कितना. ऐसे इक्वेशन बनता है. Initially you will write what is the amount that you invested. 1 plus R. R is the rate that you have to find. That is your CAGR. Raised to the number of years for which you have invested is equal to जो पैसा आपका बना. Yes or no? तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? 25 अपॉन 10. वो 10 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, फिफ्थ रूट कर रहा हूं. अरे यस और नो? -1 कर रहा हूं क्योंकि जो 1 प्लस आर है तो वो उधर चला जाएगा. इसका जो आंसर आएगा लास्ट में इंटू 100 करना है परसेंटेज के लिए. तो आप अगर 1 मिनट सब लोग मेरे साथ करेंगे, 25 अपॉन 10 कितना आ रहा है? 2.5. उसके बाद सबसे पहले स्टेप 1, सब लोग 12 टाइम्स रूट दबाइए. 12 टाइम्स रूट दबाया सब, एवरीबॉडी. स्टेप 2, -1. मैंने इज इक्वल टू दबाने का कभी बोला ही नहीं था. -1. स्टेप 3, डिवाइड का साइन. और अब हमें कैल्सी को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको कौन से रूट का चाहिए. तो हमें फिफ्थ रूट चाहिए ना, तो स्टेप 4 में आप लिखेंगे 5. स्टेप 5 +1. और स्टेप 6 इंटू इज इक्वल्स टू, ये जो साइंस है ये आपको 12 टाइम्स करना है. इंटू इज इक्वल्स टू, इंटू इज इक्वल्स टू, इंटू इज इक्वल्स टू, ऐसा आपको 12 टाइम्स करना है. स्टेप 7 -1. और स्टेप 8 इंटू 100. यू विल गेट एन आंसर इन परसेंटेज टर्म्स. अगर आपने सब सही किया है तो कितना आ रहा है? 20.11. ये 20.11 आपका CAGR है. इसको हम लोग हिंदी में कैसे बोलेंगे कि अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट करें तो वो 20% अप्रोक्स स्पीड से 5 साल के लिए घूमेगा, और एट द एंड ऑफ 5th ईयर यू विल रिसीव 25 रुपीज. बराबर है? मतलब वो हम लोग उसको कंपाउंडिंग क्यों बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए. क्योंकि 10 रुपए पे 20% बनेगा तो वो 12 हो जाएगा, फिर वो 12 पे 20% मारेगा तो वो 2.4 हो जाएगा, तो वो 14.4 हो जाएगा, एंड ऐसा घूमते जाएगा. बराबर है?
ठीक है एवरीबॉडी? ओके, नाउ वी विल जस्ट स्किप दिस। ये मैंने आपको स्टेप्स बताया, आप एक बार स्टेप्स सबको याद है तो ठीक, वरना मैं तो, मेरा काम है बताना बाबा क्या है, कुछ भी बाद में पूछते लोग, मैं बता देता हूँ। चलिए अब मैं क्वेश्चन 19 पर हूँ। गोपिका, सो गोपिका ने इन्वेस्ट किए 10,000, एक क्लोज एंडेड स्कीम थी आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की। The fund is listed on a stock exchange. Is it true? It has to listed. It has to get listed, right? Because close ended है. Now consider the following. They say जो NAV था at the end of every year, they have given that, and they have also given you the NAV, and they have also stated कि वो NAV के comparison में जो market price था वो कितना % discount या premium पर चल रहा था. Okay, so now at every year end you have NAV as well as डिस्काउंट और प्रीमियम, मतलब मार्केट प्राइस कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं. नाउ आपको ए बिट में बोला है एनुअलाइज रिटर्न निकालना है अगर उसका टाइम होराइजन 5 साल का था. नंबर 2 में आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है. नंबर 3 में आपको परसेंटेज ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड हैज डिसइन्वेस्टेड एट द ईयर 2. और नंबर 4 में आपको सीएजीआर निकालना है फॉर अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड डिसइन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर. नाउ ये क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्यारा है, अगर इसको अपन नहीं करे पहले एक बार और डायरेक्ट ही एग्जाम में आ जाए तो फर्क कुछ नहीं, बस एक और बार एग्जाम देना पड़ता है. इसमें अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ने ये देखिए क्या किया, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? क्योंकि क्या होता है, आप एक मोड में आ जाते हो, एनुअलाइज निकालना है ना, तो चलो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपन ओपनिंग प्लस ये वो चालू हो जाता है आपका, और अचानक से उन्होंने सेकंड में क्या बोला, सीएजीआर. फिर आप अगर सीएजीआर के मोड में आ गए तो आपको लगता है अब तो सीएजीआर ही बार बार करना है, बट थर्ड में वो फिर से बोलते हैं नहीं अब एनुअल, फिर से सीएजीआर. तो एनुअलाइज का फॉर्मूला अलग है, सीएजीआर का फॉर्मूला अलग है. मेरे को मालूम है, मैं तो बार बार बता रहा हूँ, आपको अपनी कंसेप्ट बुक अच्छी बनानी है. एनुअलाइज का फॉर्मूला अलग है, सीएजीआर का फॉर्मूला अलग है. सो नाइस. नाउ सबसे पहले वो पूछ रहे हैं एनुअलाइज रिटर्न इफ, वो रिटर्न है, रिटर्न प्लीज, हम एनुअलाइज रिटर्न इफ हर टाइम होराइजन इज 5 years. आपको किसका रिटर्न निकालना है, गोपिका का कि म्यूचुअल फंड का? आप बताइए, आपको किसका रिटर्न निकालना है? मेरे हिसाब से हर बोला है, तो हर का मतलब गोपिका होता है. मतलब मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस तो नहीं ले रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये हर है, इसका मतलब ये गोपिका का है. अभी समझिए, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत मजाक वाला क्वेश्चन है, बहुत मजाक वाला ही है. ये देखिए यहाँ पे ये हर है, लेकिन ये सेकंड बिट में देखो क्या बोला, आप समझ रहे हो? मतलब सेकंड बिट में दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड एंड डिसइन्वेस्टेड. इन द सेकंड बिट दे वांट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड. यू नो when someone wants to know the performance of mutual fund, only the NAVs needs to be considered. You don't need to consider the premiums and discount because there is no one who is purchasing and selling. So पहले केस में हर है, सेकंड केस में NAV है, थर्ड केस में फिर से क्या है, फोर्थ में. तो मतलब एक ही बार आपको म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से निकालना है सर, बाकी 3 बार आपको एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से निकालना है. क्या ये आपके भेजे में बात जा रही है? थैंक यू मैम. अब सबसे पहले ए बिट में ही करने वाला हूं, आप सिर्फ देखिए मुझे आता क्या. तो सबसे पहले ए बिट में मुझे बताइए व्हाट विल बी माय परचेज प्राइस. वी हैव क्वालिफाइड पीपल. व्हाट इज द परचेज प्राइस? व्हाट इज द परचेज प्राइस? टेल मी. ए बिट, व्हाट इज द परचेज प्राइस? एकदम आराम से. If nothing is mentioned and when your NAVs are like 10 point this 10 point that, you assume that your purchase price is your face value which is 10. You remember हमको जब बॉन्ड का वैल्यू दिया रहता है और हमें बोला नहीं जाता तो हम बाय डिफॉल्ट उसका फेस वैल्यू 100 या 1000 अज्यूम करते हैं, बराबर है? तो इन दैट केस एवरीबडी विल फोकस माय परचेज प्राइस इज 10. परचेज प्राइस इज 10. इफ यू फील दैट यू मे गेट कंफ्यूज, आप कहीं पे ऊपर लिख दीजिए assuming 10 rupees as face value of unit.
assuming 10 rupees as face value of unit. बराबर? यस मैम, हो गया रब बराबर? यस आई। परचेज प्राइस इज 10 rupees. Tell me what will be my selling price. What will be my selling price? बताइए, what will be my selling price? What will be my selling price? हर है कि एनएवी है, गोपिका है ना, तो गोपिका का टाइम होराइजन 5 साल है, तो वो 5 साल बाद ही बेचेगी। 5 साल बाद भले ही एनएवी 18.9 चल रही हो, बट हम देख पा रहे हैं कि मार्केट प्राइस उसका 0.5% प्रीमियम पे चल रहा है। सो 18.9 प्लस 0.5%, 9945, इतना उसका सेलिंग प्राइस है। बराबर है? मुझे क्या निकालना है? एनुअलाइज रिटर्न निकालना है। यस और नो? तो इधर देखना है सब लोगों को। एनुअलाइज रिटर्न इज इक्वल्स टू 18.9945 माइनस 10, देखते रहिए, 10 इंटू 100। बड़ी देख मैं क्या कर रहा हूं। कौन बताता है मैं 1/5 क्यों किया? बिकॉज ये पूरा 5 years का कैलकुलेशन है। मैं वो स्टूपिड जैसा भी कर सकता हूँ, 12 डिवाइड बाई 60। क्यों 12 डिवाइड बाई 60? 12 months in a year और ये पूरा 60 months का है, बट वो मैं 12/60 करूँ तो चलेगा? 12 1 जा 12 5 जा। ओके, सो 1/5, व्हाट इज एनुअल रिटर्न? बोलो। 17 पॉइंट, बहुत ही तुम लोग डेसिमल ले लेते हो, कोई बात नहीं, अब मैंने ही बोला है तो लोगे ही तुम। 17.98%, राइट है? अगर आपको मालूम है बड़ी एनुअलाइज ना बोलते और वो ऐसा बोलते हैं, गिव मी द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो यू वुड हैव ओनली डन टिल इनटू 100। आप वो 1/5 करते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में बताएगा, मैं ये पीरियड को कंसिडर ही नहीं करेगा। जब मैं पीरियड को कंसिडर नहीं कर कर रिटर्न निकाल रहा हूं तो एचपीआर, जब मैं कर रहा हूं एनुअलाइज्ड, और फिर नहीं तो फिर सीएजीआर। पहले बताइए ये सबको क्लियर है क्या? सॉर्टेड है? रुक जाइए, बी बिट मुझे बताइए, बी बिट में बोला गया है एनुअल सीएजीआर ऑफ एनएवी फॉर 4 years। इसका मतलब क्या है? आपको पहले तो एनुअलाइज रिटर्न नहीं निकालना है। नंबर 2, व्यक्ति के लिए नहीं निकालना है, म्यूचुअल फंड का निकालना है। तो म्यूचुअल फंड के लिए कहना से ऐसा होगा, 10 से शुरू हुआ था, मुझे नहीं मालूम है क्या रिटर्न हुआ, बट 4 साल बाद 15.7 हुआ है। यस और नो? अब अच्छी बात ये होती है कि जब रेस टू 4 होता है तो हमें वो 12 टाइम्स रूट नहीं करना पड़ता, 2 बार रूट में भी हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं बोलूंगा मैं। सो 15.7 डिवाइड बाई 10, और 2 बार रूट दबाने का, दबाने के बाद -1 नहीं करना भूलना है, और इंटू 100 करना नहीं भूलना है। 11.94%। ओके, ये आपका सेकेंड बिट हो गया है। थर्ड बिट, आपको फिर से एनुअलाइज पूछा गया है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने फर्स्ट ईयर के अंत में इन्वेस्ट किया और सेकेंड ईयर के अंत में निकाल दिया। अब फर्स्ट ईयर के अंत में एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है, तो फॉर मी एनएवी इज इंपॉर्टेंट और परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, व्हाट विल बी द परचेज प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1? व्हाट वाज द एनएवी? 10.9, एंड वहां पर जो डिस्काउंट चल रहा था कितना? 0.2% का डिस्काउंट चल रहा था। 87 नहीं बोलने वाले, 8782, ये आपका परचेज प्राइस है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी माय सेलिंग प्राइस, माय रिडेम्पशन प्राइस? आपने कब बेचा? ईयर 2 के एंड में। ईयर 2 का एनएवी क्या है? 12।
और वो भी क्या चल रहा है, डिस्काउंट पे। तो 12 माइनस 0.1%, बोलिए 11 पॉइंट ऐसा। और आपको क्या बोला है, एनुअलाइज्ड, एनुअलाइज बोला है नहीं, बट एनुअलाइज में टेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन, बिकॉज ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो एक ही साल का है। तो यहाँ पर एनुअलाइज हो के एचपीआर हो, एक ही आंसर आने वाला है। बताइए। ओके, और अब डी बिट, डी बिट में क्या बोल रहे हैं वो कहते हैं मुझे फिर से सीएजीआर चाहिए एक ऐसे व्यक्ति का जिसने ईयर 1 के एंड में परचेज किया हो और 5th ईयर के एंड में बेच डाला हो। अब उसको व्यक्ति का चाहिए, व्यक्ति चाहिए तो मुझे एनएवी लेना है कि मार्केट प्राइस लेना है, मार्केट प्राइस। और उसने कब इन्वेस्ट किया, ईयर 1 के अंत में, और निकाला कब, ईयर 5th के अंत में। तो पहले मुझे परचेज प्राइस लेना पड़ेगा, परचेज प्राइस 10.9 वाला, 10.9 वाला है ना, नहीं बोल रहा, चलेगा। और मेरा जो सेलिंग प्राइस रहेगा 5th ईयर के अंत में, क्या प्राइस है, 18.9 प्लस 18.9 प्लस 0.5%, बोलो 18.9945। अब आपको निकालना है सीएजीआर, तो आप कैसे निकालोगे, 10.8782 1 प्लस आर। बताइए रेस टू क्या लिखूं, वेरी गुड, क्योंकि कोई अगर ईयर 1 के अंत में करता है तो सेकेंड ईयर पहला साल, थर्ड ईयर दूसरा, फोर्थ ईयर तीसरा, 5th ईयर चौथा, बराबर है। तो यहाँ पर रेस टू 4 आएगा, इज इक्वल्स टू 18.9945। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे आर का आंसर क्या है, आपका ऊपर है, आप बोलेंगे तो ठीक। परफेक्टो, एवरीबडी हो, चलिए कर लेंगे, कर लीजिए। मुझे अलग पेन अगर आपके पास है, मतलब अलग का मतलब होता है कलर, तो आप इसमें स्पेसिफिकली पहले तो ऐसा कीजिए कि एनुअलाइज एंड सीएजीआर दोनों पूछा गया है, और एक अलग पेन से बताइए कि in the first, third and fourth bit it is about a person, and in the second it is about mutual fund. So the difference is, when we are talking about person we have to consider the premiums and discounts, and when you are calculating for a mutual fund, then the only thing that you have to consider is the NAV. ये कहीं पर आपने लिखना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है, बट आपको लगता है कि हट नहीं लिखेंगे, तो दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। चलिए अच्छी तरह से बना लीजिए प्लीज।